नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बेसिस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन, वो भी किस माध्यम से, हिंदी माध्यम से, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, प्रबंध किसे कहते हैं। देखिएगा, अगर साधारण भाषा में अगर बात करें तो व्यक्तियों को और वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाना, यानी कि मानव संसाधन और भौतिक संसाधनों को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। ये जो प्रबंध है, ये सिर्फ हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना बेटा, ये एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है जो लाइफ में आप एवरी प्लेसेस पर यूज करेंगे, हर एक स्थान पर आप यूज करेंगे, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, बिजनेस में भी, जॉब में भी और घर पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध क्या है? प्रबंध करता कौन है बेटा? प्रबंध करता है प्रबंधक, जिसे आप कहते हैं मैनेजर। प्रबंध को हम इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर। यानी कि प्रबंध कौन करता है? प्रबंधक करता है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि क्या कहलाता? प्रबंध कहलाता है। तो इतना याद रखिएगा, प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होता है? जिसमें बेटा नियोजन शामिल होता है, संगठन शामिल होता है, नियुक्तिकरण शामिल होता है, निर्देशन शामिल होता है और नियंत्रण शामिल होता है। जिस काम में ये पांचों क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु एवं व्यक्तियों को व्यवस्थित करना प्रबंध कहलाता है। वस्तु एवं व्यक्तियों से मतलब है, वस्तुओं से मतलब है बेटा भौतिक संसाधन, और व्यक्तियों से मतलब है मानवीय संसाधन, यानी कि हमारे कर्मचारी और श्रमिक। तो प्रबंध क्या है? स्पष्ट होगा। प्रबंध बेटा एक प्रक्रिया है जिसमें क्या सम्मिलित है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। इन सारे तत्वों पर ये होते क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है प्रबंध की परिभाषा। तो प्रबंध की परिभाषा हेनरी फ्योल के अनुसार, हेनरी फ्योल प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठित करना और निर्देशन देना, समन्वय करना एवं नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तब प्रबंध कहलाता है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध क्या है? प्रबंध से आशय क्या है? पूर्वानुमान लगाना, योजनाएं बनाना, संगठन बनाना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रित करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। क्वेश्चन ये आता है बेटा, किसको नियंत्रित करना, किस चीज का पूर्वानुमान लगाना? तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, पूर्वानुमान लगाना, वही योजनाएं बनाना होता है। भौतिक संसाधनों का एकत्रीकरण, संगठित करना, कर्मचारी को निर्देश देना, निर्देशन करना, कर्मचारी के बीच तालमेल स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, समन्वय और कर्मचारियों के कार्य की जांच करना, देखरेख करना बेटा क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो ये हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध क्या है? प्रबंध पूर्वानुमान लगाना, योजनाएं बनाना, संगठन बनाना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रित करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं एग्जाम में पूछ ले तब भी आपका आंसर यही होगा, अवधारणा भी यही होगी, प्रबंध की विशेषताएं, लक्षण या फिर प्रकृति भी यही होगा। तो एक प्रबंध की निम्नलिखित विशेषता, लक्षण या प्रकृति होती है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है एक प्रक्रिया। ये प्रक्रिया का डिटेल हम अर्थ में पढ़ चुके हैं। प्रबंध बेटा एक क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें कई क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे क्या? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। प्रबंध क्या है बेटा? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या सम्मिलित होता है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण। दूसरा हमारा पॉइंट आता है सतत प्रक्रिया। सतत का मतलब होता है बेटा निरंतर चलना। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है जब तक कि व्यवसाय रहता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि संगठन के जीवन काल तक चलती रहती है।
थर्ड पॉइंट हमारा आता है बेटा सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो सभी जगहों पर, सभी देशों में, सभी स्थानों पर, सभी संगठनों पर, सभी व्यावसायिक उपक्रमों पर लागू होता है। तो प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग सभी स्थानों पर किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, बैंक, घर, मनोरंजन आदि। इसलिए प्रबंध एक कौन सी प्रक्रिया है बेटा? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट आता है प्रबंध एक पेशा। पेशा आप जानते होंगे, 11th में पढ़ चुके होंगे। पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, शिक्षक आदि, ये सब किसके अंदर आते हैं? पेशेवर व्यक्ति के अंदर। पेशा क्या है? पेशा एक व्यावसायिक क्रिया है जिसको करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दुनिया में वो सारी आर्थिक क्रिया पेशे के अंतर्गत आती हैं जिन्हें करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता हो। प्रबंध भी बेटा क्या है? एक पेशा है, क्योंकि प्रबंध करने के लिए भी विशिष्ट ज्ञान, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेशे से आशय उन क्रियाओं से होता है जिन्हें करने के लिए विशिष्ट ज्ञान, अनुभव एवं शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रबंध को करने के लिए भी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध भी क्या है? एक पेशा है। अब आता है हमारा प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा। ये सेपरेट क्वेश्चन में पूछ लेता है बेटा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये पॉइंट कह रहा है प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। जन्मजात का मतलब होता है बेटा जन्म से, पैदाइशी। अर्जित का मतलब होता है जो बड़े होकर हम प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग से अर्जित करते हैं। तो प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही प्रतिभा है, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रबंधक जन्म से ही अच्छे गुण लेकर पैदा होते हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाए तो बेटा कौन सी प्रतिभा होगी? जन्मजात होगी। प्रबंधक का बेटा अगर प्रबंधक बन जाए तो कौन सी योग्यता होगी? बेटा जन्मजात होगी। इसी प्रकार से कुछ विद्वानों का कहना है प्रबंधक जन्म से अच्छे गुण लेकर पैदा नहीं होते, वह बड़े होकर अर्जित करते हैं। जैसे किसान का बेटा इंजीनियर, अतः प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा दोनों ही है। उदाहरण के लिए सपोज करिएगा, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो जन्मजात प्रतिभा है, और मैनेजर का बेटा मैनेजर बन जाए तो भी एक जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन किसान का बेटा एक मैनेजर बन जाए जिसका मैनेजर के बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था, तो वो क्या है बेटा? हमारा अर्जित प्रतिभा है। अतः प्रबंध एग्जाम में पूछ ले तो जन्मजात प्रतिभा भी होती है और अर्जित प्रतिभा भी दोनों ही होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रबंध के उद्देश्य एवं दायित्वों को समझाइए। तो बेटा प्रबंध के उद्देश्य और दायित्वों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य और प्रबंध के सरकार के प्रति उद्देश्य, और भी उद्देश्य हो सकते हैं, हम एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहाँ संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब है प्रबंध के स्वयं के प्रति उद्देश्य, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य और प्रबंध के सरकार के प्रति उद्देश्य। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य, यानी कि प्रबंध के स्वयं के प्रति क्या उत्तरदायित्व, क्या उद्देश्य होते हैं। तो पहला पॉइंट होता है बेटा, पहला पॉइंट हमारा आता है प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य में। पहला पॉइंट आता है संगठनात्मक उद्देश्य में लाभ अर्जित करना। प्रबंध का जो प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवसाय के प्रति, स्वयं के प्रति, वो होता है लाभ अर्जित करना। तो यहाँ लिखा प्रबंध का संगठनात्मक उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना होता है ताकि वह व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सके। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि। हर एक प्रबंध का यह प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह मशीनों का और संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करे जिससे अधिकतम क्या करे? उत्पादन में वृद्धि हो। ख्याति में वृद्धि। प्रत्येक कंपनी के प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना होता है जिससे उसकी किस में वृद्धि हो? बेटा ख्याति में वृद्धि हो। मांग का सृजन। प्रबंध का एक अच्छे प्रबंध का ये भी उद्देश्य होता है कि वह नए नए तरीकों से ग्राहकों को आकर्षित करे जिससे कि वह मांग का सृजन हो सके। लागत में कमी। हर एक प्रबंधक का यह मुख्य उद्देश्य होता है संगठन के प्रति कि वह मशीनों और उपकरणों का इस प्रकार से प्रयोग करे जिससे कम लागत में अधिकतम उत्पादन हो। तो ये बेटा हो गई हमारी प्रबंध की विशेषताएं, लक्षण या क्रिकेट
प्रबंध के उद्देश्य, लक्षण नहीं सॉरी, प्रबंध के क्या हो गए, संगठनात्मक उद्देश्य हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व या प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य। अब प्रबंध के समाज, अभी तो हमने स्वयं के प्रति सोचा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहले तो मेरा स्वयं के प्रति उद्देश्य है, स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है। ऐसे ही प्रबंध का पहले स्वयं के प्रति उद्देश्य होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब प्रबंध के किसके प्रति उद्देश्य हैं, बेटा समाज के प्रति उद्देश्य है। प्रबंध के समाज के प्रति उद्देश्य क्या होते हैं, निम्नलिखित उद्देश्य और दायित्व होते हैं। पहला पॉइंट आता है अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उत्पादन करना। प्रबंध का समाज के प्रति उद्देश्य है कि वह ऐसी वस्तुओं का निर्माण करे जिनकी गुणवत्ता अच्छी हो, यानी कि मिलावटी और नकली वस्तुओं का उत्पादन न करे। दूसरा, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न करना जो स्वास्थ्य एवं समाज के लिए, दोनों के लिए क्या हो बेटा, हानिकारक, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा आदि चीजों का निर्माण न करना भी प्रबंध का एक उद्देश्य है। तीसरा, नशीले पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि करना जिससे ग्राहक उसे क्रय ही न कर पाए, ये शराब, गुटखा, तंबाकू आदि। बेटा प्रबंध का एक सामाजिक उत्तरदायित्व ये भी है कि वह जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है अगर वो नशीली हैं तो उनका मूल्य अत्यधिक बढ़ा देना जिससे लोग उसे क्रय ही ना कर पाए। अगला उद्देश्य आता है कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। प्रबंध का ये भी सामाजिक उत्तरदायित्व है कि व्यक्तियों को अत्यधिक कम मूल्य और रीजनेबल प्राइस पर वस्तुएं उपलब्ध कराए ताकि समाज का हर एक वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उत्पाद बेचने के लिए भ्रामक विज्ञापन न दिखाना। कई कंपनियां आपने देखा होगा अपनी वस्तु को बेचने के लिए भ्रामक यानी कि गलत तरीके से विज्ञापन करते हैं जिससे लोग अपनी आय को उस वस्तु पर व्यय कर देते हैं और उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। प्रबंध का यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि वह अपनी वस्तु को बेचने के लिए किसी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन का प्रयोग न करें। जैसे आपने देखा होगा भ्रामक विज्ञापन, फेयर एंड लवली 7 दिन में गोरा निकाल, लोग वर्षों तक लगाते हैं लेकिन कभी भी गोरे नहीं होते, तो वो बेटा कौन सा विज्ञापन है, वो भ्रामक विज्ञापन है। जबकि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या कहता है कि हमें भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाना चाहिए। अगला हमारा जो उद्देश्य आता है प्रबंध का, ये बेटा सामाजिक उद्देश्य हो गए हमारे। अगला जो उद्देश्य आता है प्रबंध का वो आता है बेटा सरकार के प्रति। अब पहले हमने स्वयं के प्रति सोचा, फिर समाज के प्रति सोचा, अब हमारे सरकार के प्रति भी कुछ दायित्व और उद्देश्य होते हैं। सरकार के प्रति हमारे दायित्व उद्देश्य होते हैं कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों का पालन करना, ईमानदारी से कर यानी कि टैक्स का भुगतान देना, भ्रष्ट आचरण में लिप्त न होना यानी कि गलत तरीके से हेरा फेरी करना या फिर गलत तरीके से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ये क्या किसके अंतर्गत आता है, भ्रष्ट आचरण में लिप्त होना। इसके बाद राजनीतिक सहारा न लेना। कुछ लोग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट या नए टेंडर लेने के लिए राजनीतिक सहारा ले लेते हैं, जबकि व्यवसायियों का उद्देश्य है सरकार के प्रति कि वह कानून के अनुसार कार्य करें और किसी भी प्रकार के राजनीतिक सहारा न लें। सही एवं वैधानिक व्यापार नीति को अपनाना। सरकार ने जो नियम कानून नीति बना दी है व्यवसाय की, उन्हीं नीतियों से व्यवसाय का संचालन करना भी प्रबंध का एक सरकार के प्रति उत्तरदायित्व या उद्देश्य होता है। तो ये बेटा होगा हमारे उद्देश्य या उत्तरदायित्व किसके प्रति, सरकार के प्रति। तो प्रबंध के उद्देश्य हमने आपको 3 भागों में करके बताए। पहला संगठनात्मक उद्देश्य स्वयं के प्रति, दूसरा समाज के प्रति और तीसरा सरकार के प्रति। अब हमारा बेटा अगला क्वेश्चन आता है प्रबंध के लाभ महत्व या प्रबंध के महत्व, लाभ या आवश्यकता पूछ ले बेटा तब भी आपका आंसर यही होगा। तो प्रबंध के निम्नलिखित लाभ होते हैं और निम्नलिखित महत्व या आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट है संगठन का कुशलतम प्रयोग करना, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना। प्रबंध का एक अत्यधिक महत्व ये हो जाता है प्रबंध करने से, अगर हम अच्छा प्रबंध करते हैं तो हमारे व्यावसायिक उपक्रम में जो संसाधन होते हैं, संसाधन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। जो मशीनें उपकरण है वो हमारा भौतिक संसाधन है, जो कर्मचारी श्रमिक हैं बेटा वो हमारा मानवीय संसाधन है। तो प्रबंध की सहायता से हम संसाधनों का कुशलतम और अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखा है एक कुशलतम प्रबंध की सहायता से,
एक कुशलतम प्रबंध की सहायता से संसाधन ये सामाजिक गलत लिखा हुआ है। एक प्रबंध की सहायता से, कुशलतम प्रबंध की सहायता से भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। देखिए, बिना प्रबंध के हम किसी भी व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक प्रभावी प्रबंध की सहायता से हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रबंध के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो। समस्याओं का समाधान। एक प्रभावी प्रबंध अच्छे दोस्त की तरह होता है, जो कि व्यवसाय की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। इसके बाद हमारा है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन का मतलब है नए विचारों का सृजन लाना। एक अच्छा प्रबंध नए विचार, काल्पनिक शक्ति एवं दूरदर्शिता से संगठन को मजबूत करता है। यानी कि प्रबंध की सहायता से हम नए विचारों का सृजन करते हैं, जिससे किसको बढ़ावा मिलता है बेटा? नवप्रवर्तन को बढ़ावा मिलता है। व्यक्तिगत विकास। प्रबंध व्यक्तिगत विकास का एक साधन है, जो कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता में क्या करता है? वृद्धि करता है। भविष्य की चुनौतियों का पता। एक अच्छा प्रबंध केवल हमें भविष्य की चुनौतियों का पता नहीं बताता, बल्कि आधुनिक समस्याओं एवं उनके समाधान में भी सहायता करता है, यानी कि उनका समाधान भी करता है। तो ये बेटा होगा हमारे प्रबंध के महत्व। प्रबंध करने से हमें क्या फायदा होगा? एक तो संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होगा। दूसरा, लक्ष्य की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, नए विचारों का सृजन कर सकते हैं, व्यक्तिगत कर्मचारियों का विकास कर सकते हैं, भविष्य की चुनौतियों का पता लगाकर उनका सामना भी कर सकते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगला क्वेश्चन आता है प्रबंध के स्तर। तो याद रखिएगा बेटा, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। बिल्कुल घर की तरह। सबसे पहले हमारा जो उच्च स्तर हो गया वो मम्मी और पापा के पास हो गया, फिर बड़ा भाई, छोटा भाई बहन, ये हमारा मध्य स्तर, सबसे छोटा जो हो गया वो निम्न स्तर हो गया। स्कूल की बात करें तो स्कूल का मालिक बेटा उच्च स्तर पर हो गया, और स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मध्य स्तर हो गया, और स्कूल के जो कर्मचारी शिक्षक हैं वो हमारे निम्न स्तर के हो गए। कंपनी के डायरेक्टर, संचालक जो हैं वो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं वो मध्य स्तर के लोग हैं, और जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, वो निम्न स्तर के लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज याद रखना, प्रबंध के बेटा कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के बेटा 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। पहला उच्च स्तर आता है, मध्य स्तर आता है और निम्न स्तर। उच्च स्तर वह स्तर होता है जिस पर उच्च अधिकारी पदस्थ होते हैं तथा जिनके पास अधिक शक्तियां होती हैं। टॉप लेवल यानी कि उच्च स्तर पर उच्च अधिकारी आते हैं जिनके पास निर्णय लेने की सबसे अधिक शक्तियां होती हैं, जैसे कंपनी का संचालक मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, कंपनी का सचिव, अध्यक्ष आदि। किस स्तर के लोग हैं बेटा? उच्च स्तर के। मध्य स्तर प्रबंध का मध्य स्तर क्या करता है बेटा? मध्य स्तर प्रबंध के उच्च स्तर एवं निम्न स्तर के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। इसके अंतर्गत विभागीय अधिकारी आते हैं। मध्य स्तर का बेटा काम क्या होता है? मध्य स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच एक कड़ी यानी कि ब्रिज यानी कि पुल का कार्य करता है, जिसका काम सिर्फ क्या होता है? यहाँ के आदेशों का, उच्च स्तर के आदेशों को निम्न स्तर तक पहुंचाना, निम्न स्तर की समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाना। तो इसके अंतर्गत जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो किस स्तर के होते हैं बेटा? मध्य स्तर के होते हैं। अब निम्न स्तर में पर्यवेक्षक वर्ग आता है, जो कि उच्च स्तर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। बेटा अब याद रखना, एग्जाम में अगर पूछ ले कि संचालक मंडल किस स्तर का व्यक्ति है तो उच्च स्तर का है, विभागीय संगठन या विभागीय अधिकारी किस स्तर का व्यक्ति है तो बेटा मध्य स्तर का है, और पर्यवेक्षक किस स्तर का व्यक्ति है तो बेटा निम्न स्तरीय है। याद रखना, निम्न स्तरीय प्रबंध को हम पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें श्रमिक और पर्यवेक्षक वर्ग आता है।
मध्य स्तर में विभागीय अधिकारी आते हैं, उच्च स्तर में कंपनी का संचालक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रबंधक, कंपनी का सचिव, अध्यक्ष आते हैं। तो ये प्रबंध के बेटा कितने स्तर हो गए? 3 स्तर हो गए। अब हमारा आता है प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। तो प्रशासन का मतलब होता है वो विभाग जो नियम, कानून और सोचने का कार्य करता है। प्रबंध जो प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करता है। संगठन ये लोगों का समूह है जो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करता है, यानी कि प्रबंध के आदेशों का पालन करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयोग। तो प्रबंध व्यावसायिक संगठनों पर लागू होता है, प्रशासन सरकारी एवं अर्ध सरकारी संगठनों पर लागू होता है। संगठन की आवश्यकता दोनों पर होती है, प्रबंध और प्रशासन में, चाहे वो व्यवसाय सरकारी हो चाहे सरकारी, सभी जगह पर संगठन की आवश्यकता होती है। नीति निर्माण, प्रबंध जो है वो नीतियों का क्रियान्वयन से संबंध रखता है। इनकी प्रबंध नीतियां नहीं बनाता बेटा, प्रबंध नीतियां क्रियान्वित करता है। नीतियां कौन बनाएगा? प्रशासन। तो यह नीतियों का निर्माण करता है। संगठन क्या करता है? यह नीतियों का पालन करवाने के लिए व्यक्तियों को व्यवस्थित करता है, यानी कि संगठन जो है वो नीतियों का पालन करेगा। करवाएगा कौन बेटा? प्रबंध। और नीतियां बनाएगा कौन? प्रशासन। अब आता है स्वामित्व। प्रबंध प्रशासन का नौकर है, यानी कि प्रबंध वही कार्य करता है जो कौन आदेश देता है? प्रशासन। और संगठन जो है ये ढांचा है, किसका ढांचा है बेटा? प्रबंध का। और प्रशासन को उद्योगों का क्या माना गया है? मास्टर, यानी कि बॉस माना गया है। ढांचा, प्रबंध व्यवसाय के हाथ, पैर, आंख, नाक, कान होते हैं और प्रशासन व्यवसाय का मस्तिष्क होता है और संगठन व्यवसाय का संपूर्ण शरीर या फिर ढांचा होता है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपका प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है उच्च स्तर, उच्च प्रबंध के कार्य, यानी कि उच्च स्तर प्रबंध के कार्य। तो बेटा उच्च स्तर कौन होता है? जहां पर संचालक मंडल, कंपनी का अध्यक्ष, सचिव होता है, जिनके पास निर्णय लेने की सबसे अधिक शक्तियां होती हैं। वो किस स्तर के व्यक्ति होते हैं? वो उच्च स्तर के व्यक्ति होते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं जो बॉस है वो क्या करता है, मालिक क्या करेगा? मालिक बेटा सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करेगा। तो उच्च स्तर प्रबंध का पहला कार्य है उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा कार्य हो गया व्यवसाय की नीतियां बनाना। तीसरा कार्य हो गया संचालन क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। चौथा हो गया साधनों का एकत्रीकरण करना और संगठन की रचना करना। ये सारे के सारे कार्य जो है वो किसके हैं बेटा? उच्च स्तर प्रबंध के हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है मध्य स्तर प्रबंध के कार्य। अब बॉस के कार्य हमने पढ़ लिए, अब मध्य स्तर के कार्य करेंगे। मध्य स्तर हमने बता दिया था ये उच्च स्तर और निम्न स्तर को एक कड़ी का कार्य करता है, यानी कि उच्च स्तर आदेश किसके पास भेजता है? मध्य स्तर के पास। और मध्य स्तर उसको कहां फॉरवर्ड कर देता है? निम्न स्तर के पास। तो यहाँ पर मध्य स्तर के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, मध्य स्तर उच्च स्तर के द्वारा बनाई गई नियम एवं नीतियों का क्या करवाता है बेटा? पालन करवाता है। नीतियां बनाई किसने? उच्च स्तर ने। उनका पालन कौन करवा रहा है? मध्य स्तर। यह निम्न स्तर को आदेश जारी करता है तथा निर्देश देता है। कर्मचारियों को, श्रमिकों को आदेश कौन देगा बेटा? मध्य स्तर देगा। मध्य स्तर प्रबंध के निम्न स्तर प्रबंधकों के परामर्श एवं समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाता है। जो मध्य स्तर प्रबंध है वो निम्न स्तर की समस्याएं और परामर्श कहां तक पहुंचाता है? उच्च स्तर तक पहुंचाता है। यह विभागीय निर्णय लेता है। जो विभागीय निर्णय होते हैं बेटा वो कौन लेता है? मध्य स्तर लेता है। यह निम्न स्तर को निम्न स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति, निम्न स्तर को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करता है। जो मध्य स्तर है वो श्रमिकों को, कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। तो ये बेटा कार्य किसके हो गए हमारे? ये होगा मध्य स्तर प्रबंध के।
इसके बाद हमारा आता है निम्न स्तर प्रबंध के कार्य। अब निम्न स्तर प्रबंध जो मध्य स्तर ने कहा उसका पालन कौन करेगा? निम्न स्तर प्रबंध करेगा। तो इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, निम्न स्तर पर आता कौन है बेटा? सुपरवाइजर आता है, पर्यवेक्षक आता है। अब पर्यवेक्षक काम किससे करवाता है? श्रमिकों से करवाता है। तो निम्न स्तर प्रबंध के कार्य निम्नलिखित हैं। श्रमिकों को आदेश एवं निर्देश देना, श्रमिकों के कार्य का पर्यवेक्षण यानी कि जांच करना एवं उन पर क्या रखना? नियंत्रण रखना। श्रमिकों को कार्य के लिए प्रशिक्षण देना यानी कि उन्हें बताना कि कार्य कैसे होगा। श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना, ये भी किसका कार्य है? निम्न स्तर का। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना जिससे श्रमिक जो है वो कार्य कर सकें। ये बेटा हो गए हमारे निम्न स्तर प्रबंध के कार्य। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्यों को बेटा दो भागों में बांटा गया है। प्रबंध के कार्यों को बेटा दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबंध के मुख्य कार्य और एक प्रबंध के सहायक कार्य। पहले क्वेश्चन को समझ लें। अगर एग्जाम में आपसे प्रबंध के प्रमुख कार्य पूछ ले तो बेटा प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने होते हैं? बेटा 5 होते हैं। पहला, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। अगर प्रबंध के प्रक्रिया के तत्व पूछ ले तब भी बेटा कितने तत्व होते हैं? 5 होते हैं। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे ये सेपरेट चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो जाए तो आगे के 5 चैप्टर आपको अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अगर प्रमुख कार्य पूछ ले तो आंसर यही होगा। प्रबंध की प्रक्रिया पूछ ले तो भी आंसर यही होगा। प्रबंध प्रक्रिया के तत्व पूछ ले तो भी आंसर यही होगा। एग्जाम में पूछे प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने होते हैं तो बेटा 5 होते हैं। प्रबंध प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं तो बेटा 5 होते हैं। प्रबंध के पहला प्रमुख कार्य कौन सा है तो बेटा नियोजन है और अंतिम प्रमुख कार्य कौन सा है तो बेटा नियंत्रण है। याद रखिएगा प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक प्रबंध के प्रमुख कार्य और एक प्रबंध के सहायक कार्य। एक प्रबंध के प्रमुख कार्य और एक प्रबंध के सहायक कार्य। तो प्रमुख कार्यों की हमने बात की है, अभी सहायक कार्यों पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख कार्य कितने होते हैं बेटा? याद रखना 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक याद करना है आपको। कोई भी कार्य आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाता है। अब इनका मतलब क्या है बेटा वो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो अब आता है ये प्रबंध के प्रमुख कार्य। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? पहला है हमारा नियोजन। नियोजन से आशय होता है बेटा किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेना, योजना बना लेना। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले उसके बारे में सोच समझ लेते हैं कि उसे कब, कहां और कैसे करना है। तो बेटा वही क्या होता है? नियोजन होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग, यानी कि प्लान बनाना, योजनाएं बनाना। नियोजन प्रबंध का प्रमुख प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन से आशय किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करने से होता है कि उसे कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है आदि क्या कहलाता है? नियोजन। याद रखना बेटा नियोजन भविष्य को देखने की प्रक्रिया है जिसमें हम भविष्य का पहले ही अनुमान लगाते हैं। संगठन भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का एकत्रीकरण करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। यह प्रबंध का दूसरा प्रमुख कार्य होता है। नियुक्तिकरण प्रबंध का तीसरा कार्य है जिससे आशय व्यवसायिक उपक्रम में रिक्त पदों पर योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करना। रिक्त पद मतलब जो रिक्त पद है, नौकरी के जो खाली पद हैं उन पर हम योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दें तो बेटा क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण कहलाता है। निर्देशन यह प्रबंध का चौथा प्रमुख कार्य है। कर्मचारी को निर्देश देना, उन्हें आदेश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें अभिप्रेरित करना, उनका नेतृत्व करना क्या कहलाता है बेटा? निर्देशन कहलाता है। नियंत्रण जो नियोजन हमने बनाया है और जो कार्य कर्मचारियों को दिया है वो सही समय पर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना, इसकी देख परख करना क्या कहलाता है? नियंत्रण। तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होता है बेटा। कौन सा कार्य होता है? नियंत्रण अंतिम कार्य होता है जिससे आशय कार्य की देखरेख करना एवं उसका मापन करना। यदि कार्य सही समय पर नहीं हो रहा है तो उस पर सुधारात्मक कार्यवाही करना क्या कहलाता है? नियंत्रण। तो बेटा नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। प्रबंध के कार्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक प्राथमिक कार्य और दूसरा सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। योजना बनाना नियोजन कहलाता है।
संसाधनों की व्यवस्था करना संगठन कहलाता है। कर्मचारियों को नियुक्त करना, काम पर रखना नियुक्तिकरण कहलाता है। कर्मचारियों को निर्देश देना निर्देशन कहलाता है। कर्मचारियों के कार्य की देखरेख करना नियंत्रण कहलाता है। अब प्रबंध के सहायक कार्यों की चर्चा और अन्य जो क्वेश्चन और टॉपिक बचे हैं वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।